हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपभ्रंश और जैन शैली। तो अपभ्रंश जैन शैली में हमने इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपके ग्रंथ पढ़े थे। तो ठीक है, जितने भी हैं तो जैन शैली और अपभ्रंश शैली के जितने भी हैं ग्रंथ मैंने पूरे करवा दिए हैं और यहाँ पर पाल शैली के भी इवन आपका करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश करिएगा जितना मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ वो साथ साथ में आप उसको अच्छे से लर्न करिए। देखो नोट तो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये तो आपका एग्जाम टाइम में, रिवीजन के टाइम में, देखो जब तक आप नोट करते रहेंगे वो चीज़ अच्छी है, लेकिन जब तक उसे याद नहीं करेंगे तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको नोट करना। तो कोशिश करिए कि आप उसको 4 से 5 बार उसको लिख के देखिए। कोशिश करिए कि नहीं याद होता है, फिर से भूल जाते हैं, फिर से आप लिख के देख लिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई भी चीज़ भूल जाए। तो बिल्कुल मैं इसको स्टोरी की तरह ही बताती हूँ, तो बिल्कुल आपको तो अच्छे से और याद हो जाना चाहिए। तो देखो आज का हम टॉपिक हम पढ़ेंगे आज अपभ्रंश और जैन शैली के बारे में। देखो इससे पहले मैंने नहीं बताया था जो क्वेश्चन 1 लाइनर वाले हैं, तो यहाँ पे है क्वेश्चंस आपके और आंसर दे रहे हैं। और कोशिश करा करिए कि सारे स्टूडेंट आंसर दिया करें, आप लोग आंसर नहीं देते हैं। ठीक है, शिकायत है, ऐसा लगता है कि आप लोग का बिल्कुल इंडियन तैयारी ही नहीं है। ठीक है, ये तो अभी बहुत पिछले चैप्टर हैं, बहुत ही पुराने चैप्टर हैं ये तो। ठीक है, अभी तो आपका मुगल बचा है, दक्षिणी शैली बचा है, राजस्थानी है और आपका पहाड़ी शैली है, वही तो बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये तो बहुत पुराने चैप्टर हैं, तो इसको तो और अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि पुराने चैप्टर जितने होते हो तो और अच्छे से याद करना चाहिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम वेस्ट तो मैं करती रहती हूँ, है ना, क्यों करती रहती हूँ कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर अपभ्रंश और जैन शैली का हम देखेंगे। पहले तो हम देखो चित्रण विधि तो मैंने पूरा बता दिया था और पूरा आपका ग्रंथ वाला भी बता दिया था। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि इसको जो चित्रण विधि है, ठीक है, चित्रण विधि है वो ताड़पत्री ग्रंथ है। ठीक है, ताड़पत्री यानी कि पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट है और यहाँ पर पेपर मैन्युस्क्रिप्ट है यानी कि कागज पर। तो यहाँ पर 2 तरीके के, यहाँ पर जो प्रमुख रूप से है वो 2 तरीके से बनाए गए थे। एक ताड़पत्र में बनाए थे और दूसरा किस पर बनाए गए थे, वो कपड़े पर बनाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा, कपड़े पर भी मिल जाएगा, हाथी दांत पे भी मिल जाएगा और लिपटवा। लिपटवा क्या होता है, स्क्रॉल होता है। स्क्रॉल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि राजा महाराजाओं में पहले एक, आपने कभी कभी देखा भी होगा, आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, मूवी में देखा होगा, कहीं ना कहीं राजा महाराजा होते हैं, एक वो स्क्रॉल जो होता है मतलब ऐसे करके फोल्ड करने वाला, बिल्कुल उसी की तरह होता है। तो उसी की तरह ही यहाँ पर लिपटवा जो है, तो यहाँ से उस पर भी बनवाया जाता था, वो भी कपड़े पर ही होता था, कागज कपड़े उस पर लगा के अच्छे से उसका जो वो है उसका सरफेस बहुत अच्छे से तैयार करा जाता था। फिर उसके ऊपर ग्रंथ वो जितनी भी हैं लिपि लिखी जाती थी और यहाँ पे चित्रकारी करी जाती थी। ठीक है, तो यही स्क्रॉल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी स्क्रॉल वाला भी और भी पढ़ने को मिलेगा, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कपड़ा, हाथी दांत और लिपटवा। अब हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो विशेषताएं हैं इसकी, प्राकृतिक दृश्य में एक तो कमी है और जो सबसे ज़्यादा इसकी मतलब विशेषताएं दी हैं, तो यहाँ पे देखो 12 प्रमुख जो विशेषताएं दी थी वो किसने दी थी, मोतीचंद खजांची ने दी थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ही जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख रखे हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आ जाते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले है एक यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य में कमी है। विषय तो सब लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म हो जाएगा। मानव आकृति कैसी है, मतलब कंधे चौड़े हैं, मुड़े हुए हाथ हैं, अकड़ी हुई आकृति बनी हुई है इसमें। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब हम बात करेंगे इसके पेड़ की, तो पतले व कमजोर बने हुए हैं। ये नहीं कि बिल्कुल एकदम ऊंचे हरे भरे पेड़, बड़े बड़े पेड़ ऐसे नहीं बनाए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि एकदम पतले पेड़ और कमजोर पेड़ बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम पेड़ों के प्रमुख से बात करें तो यहाँ पर नारियल हो जाएगा और यहाँ पर आम हो जाएगा। तो यहाँ पर बने हुए हैं ज़्यादा पेड़। अब हम बात करेंगे यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है, जो चित्र बने हुए हैं इसमें भीड़ भाड़ नहीं है। क्षितिज रेखा का भी प्रयोग नहीं है, क्षितिज रेखा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है,
स्वर्ण व रजत रंगों का, स्वर्ण व रजत रंगों का प्रयोग जो देखने को मिलता है ज़्यादा, वो जब कागज आया था जब 14वीं शताब्दी के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इससे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे जो बने थे ग्रंथ के, वो तो बहुत सारे बन गए थे, तो यहाँ पर रजत और स्वर्ण रंगों का प्रयोग उसमें कम दिखाई देता है। ठीक है, पशु, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि पशु है जो खिलौने जैसे बने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला है। अगर हम विशेषताओं में बात करें तो इसमें की जो सबसे पहले जो विशेषताएं हैं अपभ्रंश शैली की, तो परवल आकार की, मतलब परवल जो होती है आपने देखा होगा, जैसे कि परवल आकार। ठीक है, परवल जो सब्जी खाई है कि नहीं खाई है परवल की, क्यों? परवल ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा ही तो होता है, ऐसी तो परवल होता है ना। तो यहाँ पर ऐसा होता है, तो उसी तरीके से इसकी आंखें बनाई गई हैं। ठीक है, परवल आकार। ठीक है, तो यही चीज़ है कि उसकी आंखें हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, ये वाली, कि अपभ्रंश शैली की क्या विशेषताएं हैं, कि बौनी आकृति हैं, कि मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, बौनी आकृति हो गई, या फिर बिगड़ी हुई तो है ही इसमें, लेकिन आँखों के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर प्राकृतिक दृश्य हो गया, कुछ भी हो चीज़ पूछ सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से पहले बता दो कि जितना समझाया है वो समझ में आया है या नहीं, तो फिर हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये आपका नंबर है, तो आपको आंसर देना है, कौन कौन से आंसर हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, सर्वप्रथम अपभ्रंश पर किसने लेख प्रकाशित किया। ठीक है, सर्वप्रथम अपभ्रंश पर किसने लेख प्रकाशित किया। ठीक है, सबसे पहले जो अपभ्रंश शैली के बारे में बताया था वो सबसे पहले किसने बताया था? श्री हरमन गोइट्स। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, श्री हरमन गोइट्स। चलिए, तो लिखिए श्री हरमन गोइट्स। ठीक है, सारे स्टूडेंट बता देना अगर दिख नहीं रहा हो तो। ठीक है, श्री हरमन गोइट्स है, बाकी तो ना पढ़ने वालों को तो बहुत कम ही दिख जाएंगी क्यों? अगर हम सन की बात करें, श्री हरमन गोइट्स हैं, अगर हम इसकी सन की बात करते हैं कि मतलब कब दिया था अपभ्रंश शैली को, कब उसमें प्रकाशित किया था, लेख प्रकाशित किया था, तो 1913 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद कर लेना, श्री हरमन गोइट्स हैं 1913। ठीक है, सबसे पहले जो अपभ्रंश शैली का जो सबसे प्रथम जो प्रकाशित किया था, लेख प्रकाशित किया था, वो हरमन ने किया था। अब हम बात करते हैं गुजराती शैली नाम से लेख, यहाँ से तो गायब ही हो गया गुजराती शैली नाम से लेख किसने और किस पत्रिका में लेख प्रकाशित किया। तो यहाँ पे देखो, पत्रिका भी पूछ सकता है कि कौन सी पत्रिका में, और यहाँ पर ये भी पूछ रहा है कि गुजराती शैली। ठीक है, याद रखिएगा, गुजराती शैली नाम से, तो गुजराती शैली है तो समझ ही गए होंगे, जो गुजराती शैली का नाम दिया है वही इसके वो होंगे। ठीक है, जो लेख प्रकाशित किया था, बस ये है, ये चीज़ आपको याद करना है। पत्रिका कौन सी हो जाएगी? रूपम पत्रिका हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ रूपम पत्रिका में किसमें, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, एनसी मेहता। ठीक है, एनसी मेहता हो जाएंगे, और कौन से सन में? 1924, जिस टाइम में उन्होंने क्या किया था, जिस टाइम में उन्होंने वो बनाया था, वसंत विलास बनाया था, उसी टाइम में ही उन्होंने लेख प्रकाशित किया था। किसने किया था? एनसी मेहता ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर किसमें? गुजराती शैली, और यहीं पर उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित किया, और यहीं से उसका नाम क्या नाम दे दिया उन्होंने? यहीं से उसका गुजराती शैली का नाम दे दिया। अब कोई गुजराती शैली का नाम दे रहा है, तो कोई जैन शैली का नाम दे रहा है, कोई बिगड़ी हुई दे रहा है, कोई ग्राम्य शैली दे रहा है, कोई ग्रामीण शैली बोल रहा है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कार्ल खंडालवाला, राय कृष्णदास, ओसी गांगुली, मोतीचंद खजांजी ने कौन सा चित्र प्रदर्शित किया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इतने सारे हैं, कार्ल खंडालवाला है, राय कृष्णदास है, ओसी गांगुली, मोतीचंद खजांजी, तो इन लोगों ने कौन सा चित्र जो है प्रकाशित किया था, कौन से ग्रंथ के चित्र प्रकाशित किए थे। तो कौन सा हो जाएगा? बाल गोपाल स्तुति। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बाल गोपाल स्तुति। ठीक है, याद रखिएगा, बाल गोपाल स्तुति हो जाएगा 1929। ठीक है, स्तुति कौन सा? 1929, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए,
बाकी जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको भी नोट करते जाना। देखो ये चीज़ है तो बसंत विलास जिस टाइम में करा था उन्होंने उसी टाइम में इसका है ये आंसर, इसको भी लिखते जाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस शैली का जन्म कहाँ हुआ है, यानी कि जो इसकी नींव रखी थी, जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो कौन सी जगह पर हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो बोलती ही जा रही हूँ, उसको आप आराम से नोट कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। नोट करने के साथ, नोट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप नोट करके और उसको कॉपी बंद करके रख लें, ये काम नहीं करना है। नोट करने का मतलब है, नोट्स बनाने का मतलब है कि आप उसे बहुत अच्छे से याद करें। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे NC मेहता ने इस शैली का क्या नाम दिया। तो अभी इसके बारे में ही बताया था कि NC मेहता ने इसका जो नाम दिया था किसका, अभ्रंश शैली का, वो किसका नाम दिया था, गुजराती शैली का नाम दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, किसका, गुजराती शैली। ठीक है, याद रखिएगा, गुजराती शैली का नाम दिया था। ठीक है, बाकी तो आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर AK स्वामी, लामा तारानाथ, मोतीचंद खजांजी। मोतीचंद खजांजी यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो ये तो उनका है कि मतलब बाल गोपाल स्तुति का इसमें चित्र प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, AK स्वामी, लामा तारानाथ है, मोतीचंद खजांजी ने अभ्रंश शैली का क्या नाम दिया था। इसके अलावा और भी नाम दिए थे। कौन से नाम दिए थे, पश्चिमी या फिर पश्चिमी भारतीय शैली। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी, यहाँ पे पश्चिमी हो जाएगा, पश्चिमी शैली, या फिर हम बोल सकते हैं पश्चिमी भारतीय शैली। ठीक है, याद रखिएगा, मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, पश्चिमी भारतीय शैली, पश्चिमी भारतीय शैली, याद रखिएगा। बाकी मैं बोलती जाती हूँ, इतना तो समझ में आएगा ही। जो स्टूडेंट देखो क्लास देखेंगे उनको ही मज़ा आएगा। ठीक है, रेगुलरिटी बनाएं, आप बस रेगुलरिटी बनाएं, इतनी गारंटी दे रही हूँ, जितना मैं पढ़ाऊँगी आपको एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स होती हैं, कम से कम 2 3 4 बुक हो जाती हैं, उसको एकदम पूरा एक एक उसमें से नया नया मैटर लेकर आपका एक चीज़ तैयार करवाती हूँ कि ताकि क्वेश्चन छूट ना जाए आपके। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब हम बात करेंगे 7 पॉइंट है, पर्सी ब्राउन ने अभ्रंश शैली का क्या नाम दिया। अब किसकी बात हो रही है, पर्सी ब्राउन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, मैं तो सभी कहती हूँ कि जितना मैं लिखा हूँ बस उतना तो अच्छे से याद करना। पर्सी ब्राउन ने अपभ्रंश शैली का क्या नाम दिया था। अब इसकी भी बात थी, अभी तो गुजराती शैली की बात हो गई है और किसकी बात हो गई है, पश्चिमी शैली की बात हो गई है। अब हम बात करेंगे जैन शैली की बात हुई है, जो किसने नाम दिया था, पर्सी ब्राउन ने। ठीक है, तो कौन सा नाम हो जाएगा, जैन शैली। ठीक है, याद रखिएगा कौन सी हो जाएगी यहाँ पर ये चीज़, चलिए जैन शैली हो जाएगा, याद रखिएगा जैन शैली। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपभ्रंश शैली का नाम किसने दिया। अपभ्रंश शैली का नाम किसने दिया था। अभी तो किसकी किसकी बात हुई, सब ने गुजराती शैली का नाम दिया, पश्चिमी शैली का नाम दिया, जैन शैली नाम दिया, लेकिन सबको बिल्कुल सबको इनकार कर दिया। और जो एक सबका नाम जो पूरा इकट्ठा करके पूरा सब कुछ देखा, जिसका सब एक पूरा मिला के जो नाम आया अपभ्रंश शैली, वही इसकी शैली का नाम पड़ गया। जैसे भी राय कृष्णदास तो जो भी कह देते हैं उनका नाम पड़ जाता है, क्यों, जैसे कि राजस्थानी, जैसे बहुत लोगों ने राजस्थानी का भी बहुत सारे नाम दिए, ऐसे राय कृष्णदास जो कह देते हैं बस वही चीज़ हो जाता है। क्यों हो जाता है कि नहीं, अपभ्रंश शैली। ठीक है, अच्छा अपभ्रंश शैली तो है ही, ये तो नाम सुना ही, वो नाम तो बताया है नहीं, राय कृष्ण दास हो जाएंगे। ठीक है, राय कृष्ण दास, ये चीज़ याद रखना, राय कृष्ण दास। चलिए ये चीज़ तो हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपभ्रंश का जो अर्थ क्या है। तो अपभ्रंश का जो अर्थ है, अपभ्रंश का अर्थ क्या है तो आपको बताना है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, आया हुआ एग्जाम में ये वाला, तो क्या हो जाएगा आपका, बिगड़ा हुआ। बिगड़ा हुआ यही चीज़ अपभ्रंश का मतलब है। आपको दिख विशेषताएं से दिख के रहेंगे ना, सब कुछ तो बिगड़ी बिगड़ी है ना, पेड़ पतले बने हैं, कमज़ोर बने हैं, है ना, सब कुछ तो बिगड़ा है, मुड़े हुए हाथ बने हैं,
सब कुछ तो बिगड़ा है, पशु खिलौने ही जैसे बने हैं, है ना, बच्चों जैसे ड्राइंग करते हैं वैसी वाला। ठीक है, चलिए तो अब हम और भी नाम यहाँ पर देखते हैं कि जो अन्य नाम है यहाँ पर ग्राम्य या फिर ग्रामीण शैली। भारतीय साहित्य में देखो, याद रखना कि भारतीय साहित्य में इसे प्राकृतिक भाषाओं का रचना काल कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, वीर गाथा काल है, चारण काल है, साहित्य शैली या फिर सुलिपि शैली भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, अब इन सब के नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि जो ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर भारतीय साहित्यों के यहाँ पर अधिकतर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता दिए वीर गाथा काल के भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, चारण काल है, साहित्य शैली है, सुलिपि शैली है। सुलिपि मतलब जो लिपि लिखी जाती थी, इसीलिए सुलिपि शैली का नाम दिया। मतलब बहुत लोगों ने जो नाम दिया है वो सब आपको बता दिया है। एक चीज़ शायद और रह गया था, ये तो बताया ही नहीं। अच्छा, बता दिया था, ग्रामीण और ग्रामीण शैली भी नाम दिया है इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 10 पॉइंट है। आभरण शैली के जो चेहरे बने हैं वो कौन से, मतलब जो चेहरे बने हैं, मतलब पौने 2 चश्म बने हैं, 2 चश्म बने हैं, सवा चश्म बने हैं, कैसे बने हैं, तो कौन सा हो जाएगा, सवा चश्म चेहरे हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सवा चश्म चेहरा हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्तुलाकार की जगह कौन सी रेखाएं प्रयोग हुई हैं। वर्तुलाकार कैसी आंखें, वो वर्तुलाकार कैसी होता है, वर्तुलाकार मतलब वर्तुलाकार आपका स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार भी बोल सकते हैं या फिर वक्राकार भी बोल सकते हैं या फिर चक्राकार भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये सब एक ही नाम है। ठीक है, तो अब हम बात करें हैं कि वर्तुलाकार की जगह कौन सी रेखाएं प्रयोग हुई हैं, तो कर्णवत हुई हैं। कर्णवत रेखा कैसी होती है, कर्णवत रेखा। ठीक है, याद रखिएगा, कर्णवत रेखा ये वाली हो जाती है, कर्णवत आपकी कर्णवत, है ना। चलिए, तो आभरण शैली में जैन शैली के किस शाखा से अधिक चित्र मिले हैं, हीनयान से मिले हैं या फिर महायान से मिले हैं, तो किससे मिले हैं, वो हीनयान कह रही हूँ, इसमें तो श्वेतांबर और पीतांबर, तो किसका है, श्वेतांबर। बोलती क्या हूँ और लिखती क्या हूँ, है ना, कभी कभी तो गलत बोलती हूँ, फिर सही लिख देती हूँ, सही लिखती हूँ तो गलत। ठीक है, कभी कभी होता है ऐसे हर बार नहीं। आभरण शैली में जैन शैली के किस शाखा से अधिक चित्र मिले हैं, तो किससे शाखा से मिले हैं, श्वेतांबर से मिले हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं चित्रों में रंगों का प्रयोग हुआ है, तो बिल्कुल खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेल बूटों का अंकन आभरण शैली के किस शैली को जाता है, यानी कि आभरण शैली में तो सबसे पहले बेल बूटों का चित्रण किया गया था, लेकिन उसके भी आगे यहाँ पर बेल बूटों के चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आभरण शैली में बनाए गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एक तो मुगल हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मुगल बा राजपूत शैली हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, राजपूत मतलब राजस्थानी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आभरण शैली किस शैली के लिए आगे चलकर वरदान सिद्ध हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आभरण शैली किस शैली के लिए आगे चलकर वरदान सिद्ध हुई, यानी कि आभरण शैली का अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया है। आभरण शैली में जो क्वालिटी थी, जैसे कि बेल बूटों की आकृति हो गई, यहाँ पे ग्रंथों के चित्रण हो गए, तो यहाँ पर जो है इसकी जो भी विशेषताएं हैं वो आगे चलकर और भी अच्छे बन गए। ठीक है, यहाँ पर तो अभी शुरुआत ही थी, तो आगे चलकर वो अच्छे बन गए, तो कौन सी शैली बन गए थे, राजस्थानी शैली में हो गए थे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, राजस्थानी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपभ्रंश शैली का वर्ण योजना है। जो अपभ्रंश शैली की वर्ण योजना है, मतलब ठंडे रंग हैं, गर्म रंग हैं, कैसे रंग हैं, तो इनकी वर्ण योजना कैसी थी, ऊष्म थी। ऊष्म मतलब वार्म कलर, वार्म मतलब हॉट कलर। ठीक है, यानी कि जो गर्म रंग होते हैं, गर्म रंग। ठीक है, गर्म रंग तो आप सभी लोग जानते होंगे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं गर्म रंग, जैसे कि आपका लाल रंग हो गया, पीला रंग हो गया, नारंगी रंग हो गया, ये सब यहाँ पर ऊष्म रंगों में इनकी वर्ण योजना थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 17 पॉइंट, आभरण शैली में सबसे कम चित्र किसके देखने को मिलते हैं, तो यानी कि मनुष्य के पुरुष के मिलते हैं, स्त्री के मिलते हैं, पेड़ के मिलते हैं, पौधों के मिलते हैं, या फिर पशु के मिलते हैं, पक्षियों के मिलते हैं, किसके, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा,
स्त्रियों के चित्र सबसे कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपभ्रंश शैली में मार्कंडेय पुराण तथा कामसूत्र का भी चित्रण हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा अपभ्रंश शैली में ये भी इम्पोर्टेंट है, या आया हुआ है मार्कंडेय पुराण तथा कामसूत्र का भी चित्रण हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे करके आपके ग्रंथ दे सकते हैं, और इसमें कामसूत्र, मार्कंडेय पुराण और यहाँ पे 2-3 गीत गोविंद और यहाँ पर ऐसे 3 मतलब दे सकते हैं। चौथा कोई ऐसा ग्रंथ दे सकता है जो यहाँ पर अपभ्रंश शैली का नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन कौन से ग्रंथों का यहाँ पर चित्रण हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सार्वधिक चित्रों की संग्रहालय, जो एक है पाटन संग्रहालय अहमदाबाद है, और ये कौन सा है, खंबात संग्रहालय गुजरात है, और बोस्टन संग्रहालय अमेरिका है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी जितना भी मैं आपको कराऊं तो उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। देखो अभी आपका और भी कराना है कि जो जैन शैली का है तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि जैन शैली का है तो वो भी आपका ख़त्म कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि ये भी बता देती हूँ, जो अपभ्रंश शैली है यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, तो ये जो अपभ्रंश शैली है वो राजपूत और सल्तनत काल का है ना, राजपूत तथा सल्तनत काल। ठीक है, अभी मैं चलो दूसरे वाले पे लिखवा देती हूँ अच्छे से साफ से, यहाँ पर तो हौच-पौच हो गया है। ठीक है ना, तो पूरे पे लिखवा देती हूँ। बाकी जो इतना जो है वो अच्छे से तैयार कर लो, बाकी मैं पूरा अच्छे से करवा रही हूँ, तो आप उसको लर्न भी करो, नोट करने के साथ साथ उसको लर्न भी करते जाओ। एक भी दिन स्किप कर दोगे, एक भी दिन आगे बढ़ोगे तो फिर आपका फिर तैयारी हो नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका बहुत सारा रह गया है। इवन अभी आपका वेस्टर्न रह गया है, अभी आपके आधुनिक कलाकार रह गए हैं, समकालीन भी रह गए हैं, वो भी साथ साथ में तो आपको चल ही रहा है। तो बिल्कुल कोशिश करेंगे, पूरा ही करा देंगे आपका। ठीक है, चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन के जैन शैली के लिए आगे बढ़ते हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन इसके बारे में भी बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखते हैं, हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, और जैन धर्म के बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है, जो इसके संस्थापक है, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो कौन है, जल्दी से बताइए। सारे स्टूडेंट बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट आंसर नहीं देते हैं, और लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है जो कम से कम जो दोपहर में ज्वाइन होते हैं वो नाइट में भी हुआ करें। 10:30 बजे तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है, अब तो गर्मियाँ भी पड़ने लगी हैं, तो आराम से 10:30 तो अब बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है। अगर सर्दियाँ होती तब तो मैं सोचती भी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, सो चुके होंगे, लेकिन 10:30 बजे तो मुझे नहीं लगता है कोई सोता होगा। क्यों, सही कह रही हो कि नहीं, कोई सोता नहीं होगा, देखते नहीं है। अगर देखो मैंने पहले कहा था रेगुलरिटी बनाएंगे तभी आपका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर रेगुलरिटी बनाएंगे यहाँ से एक भी दिन क्लास गैप हो जाएगी तो आपका ही नुकसान होगा। चलिए, तो जैन धर्म के जो संस्थापक है वो कौन से हो जाएंगे, ऋषभ देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ऋषभ देव, या फिर हम बोल सकते हैं आदिनाथ। ठीक है, ऋषभ देव या फिर आदिनाथ। ठीक है, और आदिनाथ ऋषभ देव वो कौन से तीर्थंकर थे, आदिनाथ पहले ये वाले। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो तीर्थंकर थे वहां पर मतलब उनकी संख्या टोटल कितनी थी, तो कितनी थी, 24। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैन धर्म की 3 रत्न। जैन धर्म के 3 रत्न के लिख गया है यहाँ पे, के लिख देते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, तो आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। जल्दी से बताइए, सारे स्टूडेंट बताइए। देखो यहाँ पर इस टाइप से, देखो जब अपभ्रंश शैली है तो अपभ्रंश शैली से यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जैन धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने लिखवा दिए हैं, और यहीं से आपका मिल जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, पहला कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए, सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम दूसरे की बात करें तो क्या हो जाएगा, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक आचरण, ये चीज याद रखिएगा, सम्यक आचरण। अब हम तीसरे की, ये ज्ञान लिखा हुआ है, सम्यक ज्ञान लिखा हुआ है, पहली बता रही हूं, नहीं तो फिर नहीं देखे तो पता नहीं क्या समझ ले, सम्यक ज्ञान। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे की है, दूसरा कौन सा हो जाएगा, सम्यक आचरण। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पे, जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था।
ठीक है, कौन देश संप्रदाय में विभक्त हुआ था। यहाँ पे थोड़ा साधुओं में जो थोड़ा मतभेद हो गया था, तो उन्होंने मतलब वहाँ पर उसका भेद ही कर दिया, मतलब विभेद कर दिया, मतलब बांट दिया। एक श्वेतांबर कर दिया और एक कौन सा, दिगंबर। जो श्वेतांबर लोग होते हैं वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, और जो दिगंबर के लोग होते हैं यानी कि मगध, जो यहाँ से भद्रबाहु द्वारा जो थे, यहाँ पर दिगंबर के लोग वो नग्न रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, श्वेतांबर। चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सफ़ेद कपड़ों या श्वेतांबर। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से देख लेना, श्वेतांबर हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, दिगंबर। दिगंबर ये भद्रबाहु के अनुयायी थे, दिगंबर जो थे भद्रबाहु के अनुयायी थे। तो यहाँ से ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे और ये नग्न रहते थे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल में। जो मौर्योत्तर था, मौर्योत्तर काल में कौन सा केंद्र जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, या कौन सा केंद्र प्रमुख बना। तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से सारे स्टूडेंट जल्दी से जवाब दिया करें। देखो, आपको कैसे भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, जो बाई चांस कोई किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप उसको कम से कम नोट डाउन करा करिए और उसको लर्न भी साथ साथ करा करिए। नहीं तो अगर छोड़ देंगे तो फिर आप एकदम से भूलते जाएंगे, साथ साथ में उसको लर्न भी करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्योत्तर है, तो मौर्योत्तर काल में कौन सा केंद्र जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना या था, तो मथुरा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मथुरा। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के 5 महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाव्रत आपको बताने हैं, कौन कौन से हैं। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए, जैन धर्म के कौन से 5 महाव्रत हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। पहला कौन सा हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा, सत्यवचन हो जाएगा, सत्यवचन। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, अपरिग्रह हो जाएगा, अपरिग्रह। और चौथा आपका असत्य। ठीक है, और एक 5वां लास्ट, यहाँ कहाँ लिख दूँ मैं 5वां, चलो 5वां यहाँ लिख देती हूँ, ब्रह्मचर्य। क्या हो जाएगा, क्या लिख दिया है मैंने, चलिए ब्रह्मचर्य, ये चीज़ याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्यवचन, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य। ठीक है, लास्ट ब्रह्मचर्य लिखा है, फिर से नहीं समझ में आया तो बता देती हूँ, ब्रह्मचर्य। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी थे, जो महावीर स्वामी है 24वें तीर्थंकर थे, उनका मतलब जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कौन था, जामिल था। और जामिल कौन था, इनका दामाद जामिल। यहाँ पे अच्छा सा लिख दूँ मैं, यही लिख देती हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, जामिल। ठीक है, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। बाकी तो 1 लाइनर ही क्वेश्चंस हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, दामाद लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो महावीर स्वामी का जो प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे कहाँ दिया था, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं, वैशाली। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैशाली। और अगर भाषा कौन सी, प्राकृतक या अर्धमगधी, प्राकृत या फिर अर्धमगधी, अर्धधा। ठीक है, अर्धमगधी याद रखिएगा। ठीक है, भाषा। चलिए, तो ये चीज़ आपको बता दी है, ये चीज़ लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट जो एग्जाम में बार बार अधिकतर पूछे जाते हैं उस टाइप से मैंने लिख दी है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चंस आता है, लेकिन आप जितना मैं बता रही हूँ बस उतना आप याद कर लीजिएगा। इतना ज़्यादा भी मैं ही बताती हूँ, यहाँ पर बताती हूँ उतना ही आपका एग्जाम में मिल जाएगा। आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं। ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा जो अभी बताने जा रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप सारा ही याद कर लीजिएगा। ये देखो, यहाँ पे तो 24 में है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट्स हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस वो आप उसको याद करिएगा। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताएं कि ऋषभ देव है या आदिनाथ हैं जो संस्थापक थे, उनका वाहन क्या है। जल्दी से वाहन भी बताइए, इवन उनका रंग भी बताइए कि कौन सा रंग और उनका कौन सा वाहन हो जाएगा। तो रंग, वो वाहन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए।
कौन सा हो जाएगा? वृषभ, वृषभ, या हम लिख सकते हैं बैल। और अगर हम रंग की बात करें तो रंग कौन सा हो जाएगा? रंग अभी तो लिखने जा रही थी, हाथी रंग हो जाएगा रंग हो जाएगा स्वर्ण रंग, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण रंग हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं अजित, अजित नाथ है, यहाँ पे ताही चला गया है लिखते लिखते, है ना, अजित नाथ, ठीक है, लिख लेना, इसको सही कर लेना, ठीक है, कभी कभी हो जाती है गलती। चलिए अजित नाथ है तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं कि इनका वाहन क्या है। दो वाहन भी याद करेंगे और इवन इनका रंग भी याद करेंगे। कोई सा भी तीर्थंकर पूछ सकते हैं और कोई सा भी इनका वाहन पूछ सकते हैं और इवन कोई सा भी रंग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अजित नाथ का जो है उनका वाहन कौन सा हो जाएगा? गज या फिर हाथी, ठीक है, गज या फिर हाथी। और इनका रंग भी सेम यही चीज होगा, रंग कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा रंग कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरा, संभवनाथ। संभवनाथ है तो इनका जो वाहन है वो क्या हो जाएगा? सारे स्टूडेंट आंसर दिया करिए, ठीक है, कोशिश करा करिए कि आप आंसर दीजिए। अगर नहीं भी आता है तो आप देखिए, देखकर भी आंसर दीजिए, लेकिन आप कोशिश करा करिए कि आंसर देंगे। देखो आपके यहाँ पर प्रैक्टिस भी हो रही है, इसीलिए मैं साथ साथ में चाहे तो मैं पूरा लिख के बता दूं, आपको आराम से पढ़ के बता दूं, 10 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर साथ साथ में मैं चाहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी हो, क्योंकि ये तो पुरानी चैप्टर है तो आपका लर्न तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो संभवनाथ का क्या हो जाएगा? सारे स्टूडेंट जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। घोड़ा हो जाएगा और यही रंग हो जाएगा, सेम यही रंग हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा? स्वर्ण हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं संपार्श्वनाथ। कौन से तीर्थंकर हैं? 7वें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इनकी वाहन की बात करें, किसकी? इनके वाहन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? स्वास्तिक हो जाएगा, या फिर कहीं कहीं पर लिखा होता है साथिया भी लिखा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका अगर हम रंग पूछते हैं, रंग कौन सा हो जाएगा? इनका रंग कौन सा हो जाएगा? सारे स्टूडेंट बताएं। यही सेम रंग हो जाएगा, कौन सा? स्वर्ण रंग हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं शांतिनाथ। शांतिनाथ है जो कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 16वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। अगर इनके वाहन की बात करें तो वाहन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से सारे स्टूडेंट दो वाहन भी बताइए। और ये जो बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद करो, ठीक है। मैं तो कहती हूँ सभी, जितने इतने ज़्यादा हैवी नहीं, आप आराम से याद कर सकते हैं। तो शांतिनाथ का जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं, शांतिनाथ का क्या हो जाएगा? शांतिनाथ का जो है मतलब शांतिनाथ, शांतिनाथ का हो जाएगा आपका हिरण हो जाएगा। और रंग की अगर हम बात करें तो रंग कौन सा हो जाएगा? सेम यही चीज हो जाएगा, जो स्वर्ण है यही चीज हो जाएगा, ठीक है। नामीनाथ, नामीनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? कौन से नंबर के हैं? 21वें नंबर के तीर्थंकर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नामीनाथ का आपको वाहन बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आ चुका है एग्जाम में। नामीनाथ हो गया, अरिष्टनेमी हो गया, और ये 23 और 24, 21, 22, 23, 24 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 16वें बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका पहला वाला, बाकी तो बस 2 ही 3 बचे हैं, उसको भी याद कर लेना, क्या ही जाता है ना। चलिए तो यहाँ पर नामीनाथ है, तो नामीनाथ का जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं वाहन क्या होगा। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं, सभी स्टूडेंट आंसर दिया करें, ठीक है, अच्छा लगता है आप लोग आंसर देते हैं। तो क्या हो जाएगा नामीनाथ का? नीलकमल। क्या हो जाएगा? नीलकमल, नीलकमल। और कौन सा रंग हो जाएगा? पीला हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, नीलकमल पीला, ठीक है। नामीनाथ का कौन सा हो जाएगा? नीलकमल और रंग पीला। चलिए अब हम बात करेंगे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं। देखो आप लोग को भी टाइम दिया जाता है कि आप लोग भी बताएं। देखो जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, या गलत होगा कोई बात नहीं, फिर से सही कर लेना कि आप तो या तो फिर एक रफ कॉपी भी लिया जाए, तो साथ साथ में इसको नोट भी करते जाइएगा, कि ताकि आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और फिर जो भी टाइम बचे आपके पास उसको फिर लर्न करके देखिए, लर्न करिए, और उसको बिना देखे बार बार लिख कर कोशिश करिए कि हाँ आ गया है या नहीं आया है, ठीक है। तो अरिष्टनेमी का जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं, अरिष्टनेमी का वाहन क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। शंख और काला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला जो बताने जा रही हूँ अरिष्टनेमी का, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरिष्टनेमी शंख हो जाएगा और काला रंग हो जाएगा। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, वाहन कौन सा हो जाएगा? नाग भी लिखा होता है कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं पर सर्प,
ठीक है, इसलिए मैं दोनों ही लिखवा देती हूँ कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसलिए मैं दोनों ही लिखवा दी हैं कि अगर मान लो ये आ गया तो अगर आप कंफ्यूज हो गए कि गज, हाथी या फिर साथिया या फिर कहीं सर्प या फिर सांप भी, वो कहीं कहीं पर सांप तो आप समझ ही होगी, सर्प, सांप, नाग या फिर ये चीज़ हो जाता है। तो पार्श्वनाथ का जो कलर है वो कौन सा हो जाएगा, सारे स्टूडेंट जल्दी से बताए पार्श्वनाथ का कौन सा हो जाएगा, नीला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी याद करिएगा। पार्श्वनाथ का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महावीर का तो सभी लोग, मोस्टली लोग तो जानते ही होंगे, क्या हो जाएगा इनका, सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। अगर हम रंग की बात करें, रंग कौन सा हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत अच्छे से याद कर लेना और वो सारे स्टूडेंट जो भी हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको लर्न करिए। ठीक है, नोट्स बनाने का यही मतलब नहीं है कि सिर्फ इसको लिख लिया और फिर उसको बंद करके रख दिया। नोट्स बनाए लेकिन आप उसको लर्न करिए और बिना देखे कम से कम 5 से 10 बार उसको देखिए लिख लिख कर कि क्या याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। जितना टाइम आप अपने खुद को दो कि हाँ देखो कि याद हुआ है कि नहीं, कोशिश करा करो कि आप कम से कम तो 5 बार तो लिखकर देख ही लिया करो। जैसे कि ये वाला पूरा टेबल बनाया, उसको 5 बार लिखकर देख लो कि याद हुआ नहीं, एक बार देख के लिख लो, दूसरी बार देख के लिख लो, तीसरी बार नहीं आया तो उसको बिना देखे लिखो, फिर नहीं आया, कुछ चीज़ छूट गई हो तो फिर से देख के लिख लो। एक बार तो आपको आ ही जाएगा, आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आपको कब लर्न हो गया। ठीक है, तो कोशिश करा करो आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो कोशिश करो कि चैप्टर की प्रैक्टिस करो कि कितना हमें लर्न हो गया है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं अपना करिए, लेकिन आप उसको लर्न करिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। तो जितना भी चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और नाइट में आपकी 10:30 क्लास होगी। सारे स्टूडेंट बिल्कुल टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और ये तो आपकी भी क्लास चल ही रही है। यहाँ पे जो इंडियन चल रहा है, इंडियन पूरा खत्म हो जाएगा, फिर उसका वेस्टर्न शुरू करवा देंगे। ठीक है, कोशिश करूँगी कि जल्दी से ही खत्म कर दूँ। ये तो आपका हो गया है, थोड़ी आपकी शैली रह गई है, तनख्वाह शैली रह गई है और एक मालवा शैली रह गई है, वो भी आपका कंप्लीट करवा देंगे कि ताकि आगे हम बढ़ सकें। ठीक है, फिर आपका ये चीज़ मैंने कंप्लीट करा दिया है। कोशिश करिए सब लोग याद करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जो भी चैनल से नहीं जुड़ा है टेलीग्राम के चैनल से, ठीक है, और उसको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको लिंक शेयर हो जाएगा, तो आपको लिंक मिल जाएगा कि आपकी क्लास कब मिल जाएगा और जितनी भी हैं आपके लिए मतलब जो भी नोटिफिकेशन वो भी है सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी सब टाइम से ज्वाइन होइएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन नहीं होते हैं। लगता है इतनी जल्दी सोते हैं, क्या खाते हो जितनी जल्दी सो जाते हो, क्यों? तो जल्दी से 10:30 पर ना सोइएगा, सारे स्टूडेंट ज्वाइन होइएगा। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं 10:30। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।